हाँ 9वीं कक्षा के बाद में सागबारा आया। सागबारा 1 साल पढ़ा, उसके बाद 10वीं में घंटोली और मैंने चेंज कर लिया। तो वहाँ 10वीं में गया तो वहाँ अच्छा भी हुआ, मैं 10वीं में वहाँ पहुँचा। वो संस्था बंद होने वाली थी। अच्छा। अगर एक भी विद्यार्थी इस साल नहीं पास हुआ तो ये उत्तर बुनियादी बंद कर देंगे, कुछ ऐसा कुछ गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस मिला था। मैं गया तो मैं तो पास हो गया, अकेला पास हुआ। तो पूरा गांव, पूरा विस्तार खुश। मैं हाँ, तो मैं वहाँ बस में जाने का था उस टाइम। तो घंटोली के बस स्टैंड पे डेडियापाड़ा से आगे है, वहाँ जाके उतरा तो सब मुझे लेने के लिए आए खुशी में। तो मुझे ऐसा लगा मैं अच्छे नंबर से पास हुआ हूँगा इसलिए लोग ये सर वगैरह सब खुश है ऐसा। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो मालूम पड़ा मैं अकेला पास हुआ हूँ। हाँ, और फिर 11वीं 12वीं के लिए फिर लोटा सागबारा आया। सागबारा में तो उस टाइम भी थोड़े कुछ ये खाने के बारे में बराबर खाना नहीं मिलता था। और फिर हेड मास्टर वगैरह, गृहपति वगैरह से संघर्ष, यानी हाँ, यानी थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता था कि बच्चों को खाना नहीं मिलता है बराबर। तो उस टाइम खाने के लिए संघर्ष, क्योंकि भूख को मैं अच्छी तरह से जानता था, इसलिए खाने का संघर्ष तो मेरे जीवन में रहा ही रहा। तो फिर वहाँ भी संघर्ष होते रहे। तो बीच में फिर निकाल डाला। फिर निकाल डाला तो गांव में 2-4 लोग मेरे साथ में थे ना, वो विचार वाले, तो वो मेरे साथ में जुड़ गए। फिर गांव में रूम वगैरह रख के भी रहे। और फिर 12वीं की एग्ज़ाम दी। तो उस टाइम भी ऐसा ही हुआ कि जो हमारे गणित के टीचर थे उसको तो ऐसा लगा था, अकाउंट के कॉमर्स लिया था मैंने, तो उसको ऐसा लगा कि ये ज़िंदगी में कभी पास नहीं होगा, ऐसा कर उसको ऐसा लगा। तो वो जैसे ही रिजल्ट आया, मैं आया तो वो कूदने लगे। तो उस टाइम भी ऐसा लगा कि मैं अच्छे नंबर से पास हुआ हूँगा। तो सर को पूछा, साहब मैं अच्छे नंबर, नहीं इस खुशी में नहीं, तू पास हुआ ये खुशी में मैं नाच रहा हूँ। उसके बाद में फिर मैं राजपीपला गया। माँ अकेली घर चलाने का कार्यक्रम करती थी। तो वो यहाँ से उमजा से अक्कलकुआ चारा बेचने जाती थी। तो चारा बेच के उधर से पैसों से कुछ अनाज खरीदती थी, राशन पानी खरीदती थी, ऐसा चलता था। तो पैसे बिल्कुल नहीं बचते थे। तो वहाँ से आने के बाद में वेकेशन में मैंने विचार किया कि थोड़े पैसे इकट्ठा करूँगा, ऐसा करके मैं मिर्ची बेचने लगा। मिर्ची यानी खरीद के बाज़ार में बैठ के मैंने मिर्ची बेचा और 120 रुपया इकट्ठा किया। अच्छा। हाँ, तो वेकेशन में 120 रुपया इकट्ठा किया और कॉलेज करने के लिए फिर मैं राजपीपला एडमिशन लिया और वहाँ गया। तो उस टाइम मेरे पास में सिर्फ एक धोती थी और ये अभी भी मैं ये लटका ही रखता हूँ। वो ये आदत है, ये रुमाल यानी कपड़ा। उस टाइम हमारे यहाँ के जितने भी बच्चे थे वो धोती, पिताजी की पुरानी धोती, उसको इसे गले में डाल लेने का और फिर वो धोती ओढ़ के सो जाने का। अच्छा। और वो सब यानी इतनी धोती सब थी हमारे। हाँ, सब वो धोती पे चलता था। तो हर लड़के के गले में ये धोती लटकती थी और एक गोदड़ी बना दी थी माँ ने। वो गोदड़ी मेरे पास में साथ में थी और वो धोती, 2 चीज़। और एक जोड़ कपड़े मैंने, यानी कॉलेज में जा रहा हूँ ऐसा करके, लारी पे पुराने कपड़े बेचते थे। 20 रुपये में एक ड्रेस मैंने लिया था, वो मेरे पास में थी और एक ही चड्डी, बस एक चड्डी। तो फिर ऐसा करके FY में दाखिल हुआ। तो FY में SY में ऐसा 2 साल निकाले तो वहाँ एक संघर्ष पैदा हुआ। वहाँ SY यानी एक साल मैंने सहन किया। तो वहाँ क्या था कि खाना बहुत कम देते थे, यानी कम खाना यानी
दाल भी इस तरह से बना एक थे। बार दे दिया तो उसमें कम से कम 500 विद्यार्थी हम सूर्य मंदिर हॉस्टल में रहते थे, तो उसमें 5 किलो दाल, यानी 500 विद्यार्थियों को पतीले में 5 किलो दाल देते होंगे, वो पकाते थे। और रोटी एक एक छोटी रोटी एक एक दे देते थे, और इतने इतने चावल दे देते थे। तो कभी कभी मैं मेरे साथियों को मस्करी में कहता था, तो इसमें दाल का एक भी दाना ढूंढ देगा उसको मेरी रोटी इनाम में ऐसा बोलता था। ऐसी मतलब यानी दाल का उसमें एक पता नहीं मिला। एक मंदिर है, वो पवित्र जगह है वो, क्योंकि मैंने वहाँ 3 साल तक की पढ़ाई की है। हाँ, मैं उसकी टिप्पणी नहीं करना चाहता, फिर भी खाना बहुत कम मिलने के वजह से पूरे बच्चे परेशान थे, तो मैंने वहाँ आवाज़ उठाई। तो उस टाइम रात का समय था, हाँ, कम से कम 1:30 बजे होंगे। हाँ, तो एक हमारे बाजू के रूम वाला एक लड़का रात को 2 बजे रोता था। इतना रोता था कि मेरे साथियों को मैंने बोला कि ये क्यों रोता है, पेट वेट में दुखता है, कुछ हुआ है, बीमार है क्या, देखो गए। तो वो तो रोने को बताना नहीं चाहता था। तो मुझे मेरे साथी कहे आप ही आओ जरा पूछ के देखो। मैंने गया, तो रोना तो बंद कर, कम से कम क्या है वो तो बता। फिर उसने रोना बंद कर दिया। तो क्यों रो रहा है? तो उसने बोला कि अपने यूनिवर्सिटी से सर्कुलर आया है कि 850 रुपये भरने पड़ेंगे। तो अभी कहाँ फीस के, तो अभी कहाँ से भरूँगा मैं? मेरे लिए कल का दिन लास्ट है ऐसा लग रहा है कॉलेज के लिए। फिर अब क्या करने का, तो इसके लिए कुछ रास्ता तो करना चाहिए ना। तो इसके लिए आंदोलन उठा। उस टाइम पावली 4 आना 8 आना ऐसा हिसाब चलता था। तो पावली इकट्ठा करी सब बच्चों ने, और फिर मुझे लीडर बना के बस में भेजा सूरत। फिर सूरत गया। फिर ये पूरे क्षेत्र के लीडर इकट्ठा हुए, वो आए। फिर हम कलेक्टर को निवेदन देने के लिए गए। तो मैं अकेला पहुंचा था कलेक्टर के पास में। मैंने समझा मेरे पीछे आ रहे हैं, पलट के देखा तो कोई नहीं था। इतने डरते थे उस टाइम। हाँ, इतना डर था, क्योंकि परिस्थिति ऐसी थी कि पूरी व्यवस्था जो थी वो जमींदारों से, साहूकारों से मिली जुली थी। तो कोई किसान आवाज़ उठाता तो उसको पुलिस वाले इतना मारते थे कि फिर कभी नाम ना ले। इतना यानी आदिवासी नाम आया पुलिस स्टेशन में, यानी आदिवासी को मारने का साधन ही मानते हैं, अभी भी मानते हैं। मैं आपके सागबारे की बात करूं तो यानी आदिवासी के साथ पुलिस वाले आज जितना खराब व्यवहार करते हैं ऐसा दुनिया में कोई नहीं करता होगा आदिवासी पट्टे पे, पूरे यानी भारत देश में। यानी आदिवासी एक मारने का साधन है, तो वो परंपरा अभी तक चली आ रही है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि इसको कैसे निकाले, इसके लिए भी संघर्ष हम लोगों ने किए हैं, पर हम लोगों को मार खानी पड़ी है। तो ये एक मार देने की परंपरा पुलिस वालों की अभी तक ये इलाके पे। तो उस टाइम इतना डर था, अभी तक लोग डरते हैं। तो हाँ, तो मैं अकेला कलेक्टर के पास पहुंचा। तो वो निवेदन वगैरह दिया, कलेक्टर ने चर्चा की। फिर उसके बाद में ये सब बातें गुजरात में फैली, ऐसा हुआ वैसा हुआ। फिर उसके लिए बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा, और फिर माफ़ हुई। तो वो जो कॉलेज में वो लड़का था, वो तो जिस दिन फिर माफ़ हुई उस दिन बेचारा फूलहार वगैरह लेके मेरे पास में आया, और फिर लंबा गिरा मेरे दंडवत जैसे कहते हैं शास्त्र में, प्रणाम किया, मुझे पप्पी वगैरह दी। फिर बच्चों ने मुझे उठा लिया, ये वो सब होने लगा। तो मुझे उस टाइम विश्वास हो गया कि सारा संघर्ष करने से समस्या छूट सकती है। हाँ, ऐसा लगा। तो फिर मैं पढ़ाई पूरी करके आया। तो मेरे पिताजी घर को बैठे थे, तो उन्होंने बोला आपको क्यों पढ़ाया है मालूम? तो मैंने बोला नौकरी करने के लिए, हम अच्छा खाना खाएंगे और अच्छे कपड़े पहनेंगे, क्योंकि उस टाइम नौकरी मिलना
बिल्कुल आसान बात थी। सरल थी बात। घर को ऑर्डर आ जाता था, सिर्फ फार्म भरने का, इंटरव्यू में बुलाए तो बुलाए, नहीं तो ऑर्डर ही आ जाता। ऐसा समय था उस टाइम। तो पिताजी ने बोला इसलिए नहीं पढ़ाया तुझे, ये समाज अपना भूख से तड़पता है, अत्याचार, दमन, शोषण वगैरह से पूरा समाज खत्म हो रहा है, इसलिए तुझे पढ़ाया है। मैंने नौकरी के लिए नहीं पढ़ाया है, मैंने दूसरे के या नौकर रह के आपको पढ़ाया, तो तुझे नौकरी नहीं करना है, समाज को यानी एक खड़ा करने के लिए, बाहर निकालने के लिए पढ़ाया है। उस दिन से फिर आपने तय किया कि मैं समाज के लिए, तो अभी काम कैसा चालू करने का, मतलब समाज के साथ क्या काम करने हाँ, काम करने का वो विचार एक सवाल था। तो हमारे इलाके में आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं, ये जो सूरत ज़िले का मांडवी तहसील, नेत्रंग इलाका, 7-12 इलाका, और उस टाइम फिर ये हमारा निझर इलाका, उच्छल इलाका, सोनगढ़ इलाका, ये इलाके में मांडवी, और कुछ महाराष्ट्र का कलकुआ, तलोदा, ये इलाके में धड़गांव, भातीजी महाराज करके एक संप्रदाय चलता है। तो वो व्यसन मुक्ति का जोर से कार्यक्रम चलाते थे। तो मेरे पिताजी भी पहले बहुत दारू पीते थे, जितना कमाते थे वो दारू में हड़प कर देते थे, यानी ख़त्म कर देते। मुझे भी ऐसा लगा कि साला भूखे मरने का पीछे कारण ये है समाज का, कि लोग कमाते हैं और पी जाते हैं, कुटुंब का कुछ देखते नहीं। तो वो लोग व्यसन मुक्ति का कार्यक्रम चलाते थे, तो उसमें मैं जुड़ गया, तो मैं भी महाराज बन गया। तो उसमें उसकी वो लोगों की आचार संहिता है, दारू नहीं पीना, मांस मच्छी नहीं खाना, वो ये संप्रदाय में आ सकता है। तो मैंने भी बेड़ी बंधन कर लिया, यानी हाथ में डोरा धागा बांध देते थे, बन गया। फिर वो लोगों के साथ में भजन सत्संग सब करने लगा। तो उसमें मैं पहले से मैं वक्तृत्व में कॉलेज लेवल से, यानी प्राइमरी स्कूल में कहाँ भी मैं वक्तृत्व में अच्छा था, बोलने में माहिर था। तो वो लोगों ने फिर मुझे वो स्टेज पे बोलने का चांस दे दिया। मेरी समाज में चाहना बन गई है पूरे पट्टे पे, और सब लोग महाराज सांगलिया महाराज बोलने लगे। तो मैं फिर वो घूमने लगा। पर एक बात कि मैं अभी तक मैंने नहीं छोड़ा है खुद का स्वावलंबन, यानी किस तरह से रखने का। तो खेती भी करता था। हमारे गांव में घर में गाय थी, पिताजी के समय से, वो मेरे दादा के समय वो गाय का दूध, ये वो खेती करने का वो पूरा स्वावलंबन तो मैंने अभी तक छोड़ा नहीं। अभी तक मैं पूरा काम करता हूँ, पूरा, यानी तो मतलब वो साथ में जो आपने काम शुरू किए थे उसमें ये स्वावलंबन का भी आप साथ में चला रहे? नहीं, स्वावलंबन मैंने कभी छोड़ा नहीं, क्योंकि मुझे समझ में आया था कि पराये लोगों के यानी कोई फंडिंग वगैरह से काम करने से समाज का भला होने वाला नहीं है। मूल सवाल पे, सच्चे सवाल पे कभी हम काम नहीं कर सकते, ऐसा मुझे लगा था। किसी के आचार संहिता में लेके हम समाज का काम करेंगे, ऐसा तो मुझे थोड़ा अनुभव हो गया था। मेरे साथियों ने भी कहा कि तू ये घर छोड़, मैदान में निकल, और सब मदद भी करेंगे, बाहर से मदद भी लाके देंगे। पर मैंने कभी किसी को हाँ नहीं बोला। मैं जो परिस्थिति में रहता हूँ, जिस स्थिति में रहता हूँ, वो करके कमा के फिर समाज का करूँगा, वो मैंने पहले से तय किया था।